हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले मॉड्यूल में बात किया कोविड-19 वैक्सीन्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस बारे। बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हमारा कंटेंट समझ आया, कंटेंट पसंद आया और हमने ये जो सवाल बात किए थे, इन सवालों में से आप लोगों ने और सवाल हमसे पूछे। तो इस वीडियो मॉड्यूल में आप सबका बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे कुछ सवालों में से सवाल बारे कोविड वैक्सीन्स के ऊपर। तो पहला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि 12 हफ्ते का गैप ही क्यों? क्या ये हम गैप थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते? बिल्कुल अच्छा सवाल है कि इतनी महामारी फैली हुई है, क्यों नहीं हम जल्दी-जल्दी करके सब पब्लिक को जल्दी से वैक्सीनेट कर दें? तो देखिए, जब वैक्सीन शुरू हुई, एक लैंसेट एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे बहुत सारी मेडिकल रिसर्चेस को इकट्ठा करके वो एक फाइनल बताते हैं कि हाँ, ये वाला रिसर्च अच्छा है या ये सारा रिसर्च का निष्कर्ष निकला है, जिसको हम यकीन मानते हैं। तो जब वैक्सीन शुरू हुई, उनके बीच में कितना गैप होना चाहिए 2 वैक्सीन्स के बीच में, कोविड 19 के वैक्सीन्स के बारे अगर हम बात करें, तो ये कहीं पेड़ पे, पत्तों पे, पौधे पे लिखा थोड़ी ना होता है। ये तो रिसर्च करेंगे तभी पता चलेगा। तो ये मैंने कुछ यहाँ पे महीने लिखे हैं। तो 1 महीने के बीच के अंदर विदिन 1 मंथ जो वैक्सीन्स दी थीं, उनमें देखा गया कि अप्रॉक्सिमेटली 76% के करीब एफिकेसी आई। 1 से 2 महीने में 72-73% आई। 2 से 3 महीने में अच्छा खासा 78.3% के करीब एफिकेसी मिली, जो कि अच्छा लगा। 2 से 3 महीने में एंड 3 से 4 महीने में कम हो गया 31%। अब देश को, पूरे विश्व को उस टाइम पे कोविड का इतना संक्रमण था, यूएस जैसे बड़े कंट्रीज़ हैं, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, चाइना है, सबने बहुत जल्दी वैक्सीन रोल आउट करनी थी और लगाना शुरू करना था। तो देखा गया और ये एक साइंटिफिक कमिटीज़ ने बैठ के ये तय किया कि 3 हफ्ते से लेके 3 महीने का जो समय है, उसके बीच में 76% हमें एफिकेसी मिलती है, जिसको ठीक-ठाक माना जाएगा। तो कुछ कंट्रीज़ ने 3 हफ्ते से 4 हफ्ते का गैप लिया, कुछ ने 4 से 6, कुछ ने 6 से 8, किसी ने 8 से 12, कोई ऐसे अलग-अलग कंट्रीज़ ने अपना ट्रायल शुरू किया। तो आगे चलते हमें और रिसर्च आई। जब और रिसर्च आई तो देखा गया जिन देशों ने 6 हफ्ते से कम का गैप लिया, तो पॉपुलेशन स्तर पे, वो जो पिछला स्टडी था वो कम लोगों में हुआ, पॉपुलेशन लेवल पे केवल 53% हमारे को वैक्सीन एफिकेसी मिली। बट अगर आप देखें मोर देन 12 हफ्ते का जिन्होंने गैप लिया, तो उनमें 78%, 78%, 80% एफिकेसी मिली। तो बताइए, भारत सरकार का ये जो डिसीजन है कि 12 हफ्ते का गैप होना चाहिए, ये एक साइंटिफिक कमिटी के बेस के ऊपर होता है। एनटैगी, नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर इम्यूनाइजेशन, एक बहुत ही उच्च लेवल का, बहुत ही अच्छे लेवल का एक इम्यूनाइजेशन ग्रुप है, जिन्होंने ये साइंस को और स्टडी किया और उन्होंने ये रिकमेंडेशंस पूरे विश्व में यही चल रही हैं अब। तो ये जो इसका डिसीजन है 12 हफ्ते का, ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि क्या ये वैक्सीन शॉर्टेज करके तो नहीं है? तो देखिए, ट्राई करिए अंडरस्टैंड करने का। बल्कि मेरी तो बात छोड़िए, आप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ही 2-3 दिन पहले आई थिंक बात किया है कि भारत देश में जुलाई-अगस्त के बाद 200 करोड़ वैक्सीन्स होंगी भिन्न-भिन्न प्रकार की। तो उन वैक्सीन्स का हम क्या करेंगे? अगर हमने ऐसा ही समय क करना था। तो ये शॉर्टेज जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट या मेन चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं है आज की डेट में। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड डिसीजन है, 12 हफ्ते का गैप होना चाहिए। दूसरा सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि आफ्टर कोविड, मुझे कोविड हो गया है, अब क्या मुझे दोबारा वैक्सीन की ज़रूरत भी है कि नहीं है? तो देखो, कोई भी बीमारी होती है, जब भी बीमारी होगी, कभी भी कोई भी सिम्पटम आएगा या बीमारी होगी, उसके बाद हमने पिछले मॉड्यूल में भी बात किया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स या एंटीबॉडी नामक चीज़ होती है। एंटीबॉडी नामक कोई चीज़ें होती हैं। ये जो एंटीबॉडी है, ये फाइट करती हैं इन्फेक्शन को, वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, जो भी हो। अब ये एंटीबॉडी का जो स्तर है, ये जो लेवल है नेचुरल इन्फेक्शन के बाद, ये कहीं न कहीं, कभी न कभी तो कम होगा ना, ये ज़ीरो या माइनस की तरफ या बहुत कम की तरफ जाएगा ना, उतना तो नहीं रह सकता। अब यही बात अगर आप समझ गए हो कोविड के अंदर, तो कोविड इन्फेक्शन में अगर आप देखें, तो देखा गया है जैसे-जैसे वायरस लोड कम होता जा रहा है, वैसे-वैसे एंटीबॉडी का लेवल भी कम होता जा रहा है।
अब लाजमी सी कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग की बात है कि वायरस लेवल तो ज़ीरो होगा ना इंसान में कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, नहीं तो बाद में, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद, महीने, 2 महीने बाद, ज़ीरो वायरस तो ज़ीरो होगा। पर क्या एंटीबॉडी बॉडी में परसिस्ट करेगी? अगर करेगी तो कितने महीने तक, या नहीं करती ये तो समय ही बताएगा, ये तो रिसर्च बताएगी। अभी रिसर्च करते ही 1 साल हुआ है कोविड के ऊपर। तो इतना ज़रूर समझ में आया कि 5 से 6 महीने के आसपास तक तो ये एंटीबॉडी रहती है। इसके बाद उनके लेवल थोड़े कम आने शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन जो है, जो कोविड के मरीज़ हैं, उनको बोला है कि 6 महीने के बाद जैसे ही आप ठीक होते हैं, उसके 6 महीने के बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको एक अच्छी एंटीबॉडी प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये जो साइंटिफिक नोट्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और ये हम सब सिटीजन्स को, सब इंडियंस को, सब देशवासियों को बताना चाहते हैं कि आप ये वैक्सीन्स को बिल्कुल भी हल्का मत लीजिए और इन वैक्सीन्स को ज़रूर लगवाइए। जितना समय पे भारत सरकार कह रही है वो लगाना हमारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेवारी बनती है। चलिए, तीसरा सवाल उठाते हैं कि मैंने वैक्सीन लगवाई, उसके बाद मुझे कोविड हो गया। ध्यान से सुनेंगे, ये काफ़ी सवाल मुझसे पूछा जाता है कि मैंने वैक्सीन लगवाई, कोविड की वैक्सीन लगवाई, कोवैक्सीन लगवाई या कोविशील्ड लगवाई, उसके बाद मुझे कोविड हो गया। तो इस कहानी को कहते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। कोई भी वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन है, चाहे खसरे की है, चाहे टीबी की है, चाहे किसी भी चीज़ की, किसी भी बीमारी की वैक्सीन होती है, तो उसमें ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे ही आप वैक्सीन लगवाते हैं, जैसे ही आप वैक्सीन लगवाते हैं, ये जो वैक्सीन है, उसका रिस्पॉन्स आने में कुछ समय लग जाता है। उसका रिस्पॉन्स एक पीक तक पहुंचता है, फिर वो कम होना शुरू होता है। उसके बाद कई दफ़ा हम बूस्टर डोज देते हैं, तभी तो दूसरी वैक्सीन की डोज की रिक्वायरमेंट होती है और वो कहा जाता है कि बॉडी में काफ़ी अच्छा लेवल मेंटेन करती है। तो ये जो समय है कि आपको आज वैक्सीन लगी और आज से लेके जिस समय तक आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, वो 14 दिन का गैप कहा जाता है कोविड के लिए। तो उन 14 दिन में कहीं न कहीं से तो आपको इन्फेक्शन हुआ है, तभी तो आपको कोविड हुआ है। तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, या आपकी बॉडी ने कैसा रिस्पॉन्ड किया हो। तो कुछ केसेस में ध्यान से समझेंगे कि कुछ केसेस में बहुत कम, लेस देन 1%, एक से भी बहुत दशमलव में ये नंबर आता है, 1% से बहुत कम नंबर में ही देखा गया है कि कोविड का वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है वैक्सीन के बावजूद भी। कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये वैक्सीन की वजह से है। अरे यार, आप कहाँ से इतना पढ़ के आते हो? ये वैक्सीन की वजह से कैसे हो सकता है? ये आपको क्या लगता है कि भारत सरकार सब लोगों को कोविड वायरस के टीके लगा रही है? या कोविड वैक्सीन जो है उसके अंदर वायरस है और वो वायरस किसी तरह जाग के आपके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर देता है? एक एक टर्म होती है साइंस में जिसको हम इनोकुलम कहते हैं। ये अगर 8वीं 9वीं कक्षा का जो बच्चा है उसको भी पता होगा, 11वीं 12वीं की कक्षा में तो पढ़ाया जाता है कि इनोकुलम नाम की कोई डोज होती है कि एक एक बीमारी कॉज करने के लिए वायरस का एक स्तर होना चाहिए। तो वो जो वैक्सीन है उसमें तो बहुत ही अंश होते हैं वायरस के, पार्टिकल्स होते हैं वायरस के, और वायरस भी टूटा हुआ होता है या उसके सिर्फ प्रोटीन्स होते हैं। तो या फिर वायरस को बिल्कुल किल करके, इनएक्टिवेट करके भेजा जाता है वैक्सीन के अंदर, और बहुत कम मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं कॉज कर सकती। हाँ, वैक्सीन के बावजूद कोविड का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको मैं समझा रहा हूँ आपको ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होना अलग बात है, वैक्सीन की वजह से डिजीज होना बिल्कुल भी साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। तो वैक्सीन की वजह से तो आप कोविड बीमारी को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे बात खत्म हुई कि आफ्टर वैक्सीन कोविड अगर हो रहा है तो वो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन है, और यदि अगर कोविड खुदा खास्ता किसी को हुआ भी है तो वो बहुत ही माइल्ड लेवल का होता है, इसमें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। वो कभी भी मॉडरेट या सीवियर डिजीज में हॉस्पिटलाइजेशन बिल्कुल नहीं होती, उसमें बहुत ही माइल्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं कि मैं काफ़ी पेशेंट्स ने प्लाज्मा थेरेपी लिया, तो वो कहते हैं हमने प्लाज्मा थेरेपी ले लिया, क्या अब मुझे वैक्सीन चाहिए? क्योंकि आप बार बार एंटीबॉडी एंटीबॉडी कह रहे हो, तो हमने एंटीबॉडीज़ तो प्लाज्मा में भरपेट के खा लिया था जब हमें कोविड हुआ था। तो देखिए, अगर आप इंसान हैं, जो कि ऑफ कोर्स हैं, तो आप ने अगर प्लाज्मा की थेरेपी लिया है
या वैक्सीन लिया है, दो तरीके से एंटीबॉडी आ सकता है। अगर आपने प्लाज्मा वाली बनी बनाई एंटीबॉडी लिया है, तो वो जो बनी बनाई एंटीबॉडी है वो इमीडिएट काम करती है, वो एकदम से काम करती है, इमीडिएट काम करती है, और वो एकदम से काम करने के बाद उनका लेवल जो है वो कम हो जाता है। एकदम से काम करती है, वो कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक, महीनों तक रह सकती है। बट यदि आपने वैक्सीन लिया है जिसके अंदर एंटीजन का अंश है या फिर वो प्रोटीन वैक्सीन है, किसी भी तरीके की वैक्सीन है, तो उसके अंदर जो एंटीबॉडी बनती है, ध्यान देंगे, वो जो एंटीबॉडी है कुछ महीनों से लेके कुछ सालों तक परसिस्ट कर सकती है आपकी बॉडी के अंदर। कुछ महीनों से कुछ सालों तक रह सकती है। इनफैक्ट काफ़ी बीमारियां ऐसी हैं जिनकी वैक्सीन आपको सिर्फ एक ही दफ़ा लेनी होती है उम्र भर, और ताउम्र उनकी जो जो एंटीबॉडी लेवल है वो हमारी बॉडी मेंटेन कर सकती है। तो बहुत खूबसूरत सिस्टम होता है वैक्सीन का, इसको अंडर एस्टिमेट ना करिए। तो ये जो प्लाज्मा के बाद आपको वैक्सीन चाहिए कि नहीं चाहिए, आंसर इज बिल्कुल चाहिए। आराम से बेझिझक, बिना बिना किसी डाउट के आप जाइए वैक्सीनेशन सेंटर और अपनी डोज एक एक नियमित टाइम पे ज़रूर लगवाइए। फिर एक इंटरेस्टिंग और एक टेक्निकल सवाल पूछा गया है कि गैप बिटवीन अदर वैक्सीन्स, मेरे को कुत्ते ने काट लिया तो रेबीज़ का वैक्सीन लग रहा है, चोट लग गई तो टीटी का वैक्सीन लग रहा है, या मेनिंगोकोकल वैक्सीन लग रहा है, या कोई और वैक्सीन, खसरे का वैक्सीन लगना है, कुछ हमारे किसी को लगना है, कुछ भी होना है। तो ध्यान में रखेंगे कि जो रेबीज़ का वैक्सीन है वो अपने एक शेड्यूल पे चलता है और वो उन उन दिन में लेना होता है। रेबीज़ एक 100% घातक बीमारी है, तो रेबीज के वैक्सीन को हम नहीं छेड़ेंगे। हम रेबीज का वैक्सीन जिस दिन पे उसका है उस दिन पे लेना है। अगर आपको कोई भी और वैक्सीन लगवानी है उसको आगे पीछे करिए। 2 हफ्ते का गैप सरकार कहती है, जो कि साइंटिस्ट भी कहते हैं, मेडिकल लोग भी कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए दो वैक्सीन के बीच में। कोविड वैक्सीन को अभी लगवा लीजिए, बाकी वैक्सीन आगे पीछे कर सकते हैं। रेबीज के केस में आप रेबीज वैक्सीन अभी लगवा लीजिए, कोविड वैक्सीन आगे पीछे कर लीजिएगा। 2 हफ्ते का गैप होना चाहिए। सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, नेक्स्ट सवाल उठा रहे हैं, सेफ्टी ऑफ वैक्सीन इन डायबिटीज, मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड कैंसर। तो काफ़ी लोग हैं जिनके पेरेंट्स हैं, मदर, फादर, मामा, चाचा, कोई ना कोई रिश्तेदारी में है जिसको मधुमेह रोग, जिसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, या उनका शुगर, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, या कैंसर है। तो ये लोगों को वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, क्योंकि कोविड के चलते जो कोविड के अंदर ये सब बीमारियां हैं, ये कहीं ना कहीं कोविड को और मॉडरेट या सिवियर गति से, मतलब उनको ज़्यादा तकलीफ देंगी अगर ये बीमारियां हैं और पेशेंट को कोविड डिजीज़। तो चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल उठाते हैं कि सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, ये भी एक काफ़ी टेक्निकल सवाल है कि सेफ्टी ऑफ वैक्सीन इन डायबिटीज़, मेलाइटस, हाइपरटेंशन या कैंसर। तो किसी के पेरेंट्स को है, किसी के मामा जी को है, रिश्तेदारी में किसी को है, मधुमेह रोग है, डायबिटीज़, या फिर उनको बीपी की तकलीफ है, हाइपरटेंशन, या फिर उनको कैंसर है, या कोई भी और कुछ भी तकलीफ है। तो अगर आप किसी को जानते हैं या आप में से किसी को ये तकलीफें हैं, तो क्या आपको वैक्सीन लगवानी चाहिए? आंसर इज बिल्कुल लगवानी चाहिए। इनफैक्ट ये रीज़न बनता है आपको वैक्सीन लगवाने का, क्योंकि ये बीमारियों के होते हुए अगर कोविड होता है तो वो कोविड जो है वो देखा गया है रिसर्च में कि वो हल्का या माइल्ड डिजीज़ नहीं होता, वो मॉडरेट या सिवियर होता है, क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी कोई ना कोई तकलीफ है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप वैक्सीन आराम से लगवा सकते हैं। एज सच कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जिससे आपकी बॉडी का जो इम्यून स्टेटस है वो कम है, या फिर आपको कैंसर है जिसकी वजह से, कैंसर की वजह से आप कीमोथेरेपी ले रहे हैं जिसमें इम्यूनिटी कम है, या कोई आपको लॉन्ग टर्म बीमारी है जिसमें आप लॉन्ग टर्म दवाइयाँ ले रहे हैं, तो अपनी डॉक्टर की सलाह करिए, अपने डॉक्टर से मिलिए, और वो डॉक्टर आपको और सलाह देंगे कि वैक्सीन कब लगनी है, कैसे लगनी है। अगर आप वैक्सीन की बात करें तो वैक्सीन की कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है अनटिल अनलेस आपको उसमें एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन ना हो, जिसको कहते हैं बहुत सिवियर, एकदम से वैक्सीन टीकाकरण करते ही जो गला घुट गया, सांस आना बंद हो गया, एनाफाइलैक्सिस, शॉक हो गया, रिएक्शन हो गया, वो एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अगर पहले कभी हुआ हो। अदरवाइज कोई ऐसी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। एक लास्ट सवाल है जो कि बहुत ही भयंकर सवाल मुझसे पूछा गया
कि ये एक वीडियो के ज़रिए मुझसे पूछा गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा सवाल है कि कहते हैं कि देश में ऑलरेडी हाई वायरल लोड चल रहा है। देश में ऑलरेडी इतना कोविड का वायरल लोड चल रहा है, तो आप वैक्सीन लगा के क्या करेंगे? हमने तो वैसे ही कोविड के अंश ले लिए होंगे और हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी होगी। अरे यार, आप कहाँ से इतना पढ़ाई करते हो? कहाँ से ये सवाल ढूँढते हो? और कुछ लोगों ने ये वीडियो बनाया है कि वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। आप समझो इस बात को कि यदि मैं एक इंसान को बहुत सारे वायरसेस दे दूं, क्योंकि वायरल लोड ज़्यादा है तो हम किसी को वैक्सीन नहीं करेंगे। हर एक को अपने आप इन्फेक्शन होने दो, आधे लोगों को इन्फेक्शन हो जाएगा, आधे लोग मर जाएंगे, उसके बाद जो बचेंगे वही जिंदा बच जाएंगे। ये तो हिटलर से भी बुरा काम कर रहे हो। ये कहाँ से आप समझ इतनी ला रहे हैं? ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये बिल्कुल भी बायोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के विरुद्ध चलती है ये बात कि अगर वायरल लोड है ज़्यादा, तभी तो आपको वैक्सीन की ज़रूरत है ज़्यादा, ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जल्दी से जल्दी और पर्याप्त मात्रा में वो बने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा ही होता तो हम फिर तो कभी भी डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को कभी भी वैक्सीनेट ही ना करते। उनको तो डायरेक्ट भेज दो आप वार्ड में, अपने आप वो काम करेंगे, इन्फेक्शन होगा अपने आप वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी ना यहाँ, तो ये तो घोर कलयुग हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हायर वायरल लोड में नो वैक्सीन इज रिक्वायर्ड। ये बहुत ही गलत बात है। वैक्सीन को आप सीरियस लीजिए। वैक्सीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है। जो भी गाइडलाइन सरकार द्वारा आ रही हैं उन सबका पालन करिए एंड अपने आप को बचा के रखिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ। हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है, मेडिकली ओरिएंटेड सोशल हेल्प फॉर कोविड। आपको कोई भी और सवाल है आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे। धन्यवाद। स्टे सेफ एंड नमस्कार।